स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में कैसे डिफाइन होगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स हैं उनकी अपन बात करेंगे 1 by 1। तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इसी से अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो अपनी हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर का नाम रासायनिक बंध। सबसे पहले बात आती है रासायनिक बंध क्या होता है। रासायनिक बंध की अगर बात की जाए कि रासायनिक बंध किस में मेजरमेंट होता है, रासायनिक बंध किसी अणु में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलता है, कोई अणु या मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। इस अणु की बात की जाए, अणु मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी अणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। एटम, एक से ज्यादा एटम अगर आपस में जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। अब बात आती है, अगर मैं बात करूं इस अणु की, एक अणु में कम से कम कितने एटम होते हैं, 2। एक अणु में कम से कम पूछा है मैंने, एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2 एटम तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैंने कहा किसी अणु में कितने परमाणु हो सकते हैं, 2 परमाणु हो सकते हैं। कम से कम 2 परमाणु, इसका मतलब 2 परमाणु आपस में, ये एटम ए, ये एटम ए, इन दोनों के बीच क्या बना, बॉन्ड बना। इन दोनों के बीच बॉन्ड बना तो मॉलिक्यूल किस तरीके का बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये मैंने कहा कि कम से कम किसी अणु में कम से कम 2 परमाणु होने जरूरी है। अगर आपको कि एक परमाणु हो तो एक परमाणु है तो वो अणु कहां से होगा। अगर एक परमाणु है, जैसे ए, ये क्या है, परमाणु है। ए क्या मान लेता हूं मैं, एक परमाणु है। क्या मैं इसको अणु बोल सकता हूं, नहीं, क्योंकि परमाणु का एक से ज्यादा परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो कम से कम क्या होने चाहिए, किसी अणु में कम से कम 2 परमाणु होने ही चाहिए। वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस सबसे पहले बात की, अणु में क्या होता है, रासायनिक बंध देखने को मिलेगा किसी अणु में। अणु क्या होता है, एक या एक से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो अणु बनाने के बाद अब बात आती है रासायनिक बंध की। रासायनिक बंध की अगर बात की जाए तो परमाणु के बीच जब 2 परमाणु, कम से कम 2 परमाणु आपस में मिलेंगे, परमाणु प्लस परमाणु, ये आपस में क्या करेंगे, एक अणु का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अणु या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए बोला जाता है कि ये जब परमाणु और परमाणु आपस में रिएक्शन करते हैं, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे, इन दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन या आकर्षण जो होता है, इस आकर्षण को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध बोला जाता है। मैंने क्या कहा, देखना, किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, रासायनिक बंध बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि परमाणु और परमाणु इन दोनों के बीच क्या होगी, रिएक्शन, इसका मतलब इन दोनों के बीच आकर्षण लगेगा। इसी आकर्षण को क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध बोला जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, मैं डेफिनेशन नोट करवा देता हूं। किसी अणु में 2 परमाणु के बीच, 2 परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच अट्रैक्शन इन बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखें। इसकी डेफिनेशन होगी, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा,
तो ये बात होगी सबसे पहले कि रासायनिक बंध क्या होता है। तो मैंने कहा किसी भी अणु में दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध बोला जाता है। अब बात आती है, देखना, जब बॉन्ड बनेगा, किसमें, दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा तो क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। अब बात आती है, अगर बॉन्ड बनेगा तो इसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, बॉन्ड कैसे बनता है इसके पर चर्चा करेंगे, देखिएगा ध्यान से। चलिए, मैंने कहा जब परमाणुओं के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। परमाणु के बीच क्या लगेगा, आकर्षण। दो परमाणुओं के बीच जब परमाणु आपस में रिएक्शन करेंगे, इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ये जो आकर्षण है ये क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक बंध बोला जाता है। अब बात आती है, रासायनिक बंध अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन या इसकी क्लियरिटी आएगी, देखना बच्चों ध्यान से। अब देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब भी बंध का निर्माण होगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बंध निर्माण जब भी होता है, दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होगा, बंध का निर्माण तब भी होगा, तो क्या होगा, ऊर्जा का हमेशा ही क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कहीं भी बॉन्ड बने, इसका मतलब क्या है, वहां पे ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। क्यों होती है, देखिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होने का मतलब क्या है, अगर मैं साइन की बात करूं, एनर्जी क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, इमिट हो रही है। अगर ऊर्जा इमिट हो रही है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी इमिट हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वहां पे अगर एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी गेन की जा रही है, ग्रहण की जा रही है। तो ध्यान में रखना, जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा कैसी होती है, नेगेटिव। तो किसी केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, डेल्टा एच, एंथैल्पी। ये उस रिएक्शन में बता देती है, अगर इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एंथैल्पी से पता चल जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा का लॉस हुआ है या ऊर्जा गेन की गई है। तो इसमें अगर मैं बात करूं ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं डेल्टा एच कैसी है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एच पॉजिटिव के आधार पर रिएक्शन दो तरीके की बताई जाती है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन किस टाइप की है, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक, उष्माशोषी एंड उष्माक्षेपी। अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन किस तरीके की बोली जाती है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक टाइप की क्या होती है, रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। तो इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा जब भी दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। आकर्षण लगने से क्या बनता है, रासायनिक बॉन्ड बनता है। उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बॉन्ड। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब भी दो परमाणुओं के बीच आकर्षण से क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा एच भी कैसा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन या उष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन। अब देखना ध्यान से, ये तो बात होगी रिएक्शन किस टाइप की होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब अगर बात की जाए, देखना, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एक परमाणुओं के बीच बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ए एटम और बी एटम के बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या बनाएंगे, ए बी मॉलिक्यूल बनाएंगे।
A+B परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, Ab मॉलिक्यूल। तो ये तो क्या है, एटम्स, दो एटम के बीच क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड, इसके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन से क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया, अट्रैक्शन से क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड। अब देखना, मैंने कहा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान क्या हुई होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी, एनर्जी इमिट हुई होगी। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसी आएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच कैसी आएगी, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक टाइप की क्या है ये रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपी टाइप की रिएक्शन होती है। तो A+B मॉलिक्यूल, इसमें एग्जांपल दे दिया मैंने, कोई भी A और B परमाणु आपस में मिलके क्या बना रहे, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तब डेल्टा एच कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। नोट कर लो इसको, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा, अब देखना, मैंने कहा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखना, एनर्जी रिलीज का बेसिकली मीनिंग क्या है, यहाँ पे उसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा A और B परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, AB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, AB। अब अगर मैं बात करूँ दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणु जैसे A और B मान लेता हूं, इनके बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। इसको मैं क्या मान लेता हूं, सिस्टम मान लेता हूं, तंत्र मान लेता हूं। ये अपना सिस्टम है जिस पर अपन काम कर रहे हैं। सिस्टम की अगर बात की जाए, ये अपना सिस्टम जिसमें क्या बना, ये कोई अणु है जिसके बीच क्या बना, अट्रैक्शन से क्या बना, केमिकल बॉन्ड बना। अब अगर बात की जाए यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऊर्जा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने का मतलब देखना, अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड में, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, रिलीज्ड एनर्जी। रिलेटेड एनर्जी का मतलब क्या है, डेल्टा एच कैसी होगी, नेगेटिव होगी। रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ध्यान से देखो, अपने इसको सिस्टम माना, तंत्र माना, ये अपना क्या है, तंत्र। इस तंत्र में से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस सिस्टम की बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो गई। तो इस सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं इस सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। सिस्टम एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, डेल्टा एच तभी क्या आया, नेगेटिव आया। तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, इस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। तो अपने को स्टेबिलिटी चेक करनी है इस AB मॉलिक्यूल की, जिसके बीच क्या लगा, अट्रैक्शन से क्या बना, केमिकल बॉन्ड, कि स्टेबल, ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। सिस्टम एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होने से अब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी हमेशा ही बढ़ती है। तो सिस्टम की एनर्जी जब कम हो गई, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इसमें सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ AB की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई है, इमिट हुई है, जिसके कारण साइन कैसा आया, नेगेटिव साइन। तो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो कोई पूछ ले कि रिएक्शन में किस तरीके से एनर्जी कम होती है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब सिस्टम, खुद की सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कम हो गई। कम होने से या तो सिस्टम की एनर्जी बोल दो या पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नोट कर लें इसको। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्टेबिलिटी समानुपाती में क्या बोल सकता हूँ, स्टेबिलिटी किसके कारण बढ़ी, जितनी ज्यादा यहाँ से एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या मैं कह सकता हूँ एनर्जी इमिट होगी, तो रिलीज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेबिलिटी समानुपाती रिलीज एनर्जी।
रिलीज एनर्जी, निकलने वाली ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा। तो यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, उत्सर्जित ऊर्जा। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि निकलने वाली ऊर्जा कितनी है। जितनी ज्यादा निकलने वाली ऊर्जा होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन हो गया किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताई जाती है। एनर्जी से अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर एनर्जी निकल रही है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन का जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जित ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरीके से चेक किया जाता है स्टेबिलिटी। सबसे पहले आप इसको नोट करें। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसी कंसेप्ट पर अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल में आप लोगों को और ज्यादा जैसे क्लियर हो जाएगा आप लोगों के, देखना। देखना एग्जाम्पल से आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ A प्लस बी परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, AB मॉलिक्यूल बनाते हैं। A प्लस बी परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, AB मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ C प्लस D मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, CD मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरीके से E एंड F मिलकर क्या बनाते हैं, EF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये तीन रिएक्शन मैंने लिखी। A प्लस डी एटम मिलकर क्या बनाते हैं, AB मॉलिक्यूल। C प्लस डी मिलकर CD मॉलिक्यूल। EF4 मिलकर क्या बनाते हैं, EF मॉलिक्यूल। इन सभी के लिए डेल्टा H की अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे दूं मैं, -10 जूल है। कितनी है, -10 जूल। और इसके लिए डेल्टा H मैं कितनी रख दूं, डेल्टा H -4 जूल। और थर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा H मैं बोल दूं +5 जूल। तो इसमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। किसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, इन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो मैंने कहा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी को डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा H जहाँ पे नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्टेबल बॉन्ड बनेगा, वहां पे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो डेल्टा H पॉजिटिव आते ही पता लगना चाहिए इसकी स्टेबिलिटी तो क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी गेन की जा रही है, अवशोषित की जा रही है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है ये चेक करेंगे। A और B में बात करेंगे AB और CD मॉलिक्यूल की। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, EF की। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, EF मॉलिक्यूल की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डेल्टा H साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हो रहा। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा तो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अब बात आती है इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, दोनों में ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। इसका मतलब उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात आती है किसकी ज्यादा होगी। तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। इससे अपने को कोई काम में लेने लेना। इसको नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन में ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होने से क्या बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब अपन वैल्यू पे जाते हैं 10 एंड 4। वैल्यू पे जाते हैं 10 का मतलब और 4, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है और कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। अगर AB और CD मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन 10 और 4, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। जितनी ज्यादा उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो 10 क्या है, 4 से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का जो इमिशन है या रिलीज एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब AB की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो AB की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे
ज्यादा, उसके बाद CD और EF की स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये ऑर्डर किसका हो गया? रिलेटिव स्टेबिलिटी का, कि जब भी दो परमाणु आपस में बॉन्ड बनाते हैं इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा, उसको क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी रिलेवेंट अपन चेक करते हैं कि एंथैल्पी चेक कर लेते हैं कि किसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा किसमें ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे चेक करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो AB मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो डेल्टा H नेगेटिव का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, और 10 जूल का मतलब कंपैरेटिवली इनसे क्या है? ज्यादा है। तो उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा है तो AB की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए एंथैल्पी के आधार पर रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। तो ध्यान में क्या रखना है? जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, इसका मतलब ऊर्जा वहां पे कैसी होगी? नेगेटिव। और उस ऊर्जा को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डेल्टा H। एंथैल्पी पता करेगी कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ये रिएक्शन किस टाइप की है। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो उसका मतलब एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। अब जो बंध बन रहा है A और B परमाणुओं के बीच क्या बन रहा है? बंध बन रहा है। तो बंध के फॉर्मेशन के दौरान अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। मैंने कहा बंध निर्माण में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कैसे होंगे देखना। सबसे पहले बंध निर्माण में आकर्षण व प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होते हैं? दोनों ही शामिल होते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एनर्जी रिलीज होगी। सिर्फ ये बोलना ठीक नहीं होगा कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो दो एटम्स के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है तो बॉन्ड बन जाएगा, नहीं। बंध निर्माण में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही शामिल होते हैं। कैसे शामिल होते हैं इसकी मैं बात कर लेता हूं। देखना, मैंने कहा दो परमाणुओं के बीच क्या बनेगा? जैसे A और B एटम की मैं बात करूं, इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों टाइप के लगते हैं। कैसे लगेंगे? A और B परमाणु के बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्सन से क्या बनता है? AB मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम परमाणु का मतलब क्या होता है? ये क्या है? इस परमाणु का नाभिक, और इसके चारों ये क्या है? सेल, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से दूसरे एटम की अगर बात की जाए, ये क्या है? दूसरे परमाणु का नाभिक, और इसके चारों ये क्या है? सेल, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखना, मैंने कहा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शामिल होते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है? आकर्षण कहाँ होगा और प्रतिकर्षण कहाँ होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो देखना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है? रिपल्सन। सेल स्पीसीज के बीच क्या लगता है? रिपल्सन। नाभिक और नाभिक, नाभिक पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच भी क्या लगेगा? रिपल्सन। प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि सेम स्पीशीज के बीच सेम अगर आयंस के बीच क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। अपोजिट आयंस के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन। अपोजिट कहाँ? देखना, नाभिक कैसा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा? नेगेटिव। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन, आकर्षण। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन या आकर्षण। इसी तरीके से अगर बात की जाए इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच भी क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। तो मैंने कहा जब इन दोनों के बीच, ये मान लेता हूं मैं A है, ये A एटम है, ये B एटम है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही टाइप के क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जब भी बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही चीजें काम करती हैं, तभी क्या बनेगा? AB मॉलिक्यूल बनेगा।
क्या बनेगा, AB मॉलिक्यूल। तो मैंने कहा जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही लगते हैं। ये बात अलग है कि इसमें कम भी ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी मैंने कहा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगते हैं। क्यों लगते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। नोट कर लो इसको। चलिए, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ग्राफिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने कहा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही इंक्लूड होते हैं। कैसे इंक्लूड होगा, अगर बॉन्ड के फॉर्मेशन की ओवरऑल प्रोसेस अपन ग्राफ से समझें तो कैसे होगी, देखना। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध निर्माण। अब देखना बच्चों, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं मैं किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनेगा, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये इसको मैं मेन पॉइंट 0 कोऑर्डिनेट पर रख लेता हूँ। यहाँ पे एनर्जी किसके बीच ग्राफ कर रहे हैं अपन, एनर्जी एंड किसी एक एटम की रेडियस के थ्रू या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r मान लो, इसके बीच क्या कर रहे हैं अपन, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच अपने वो ग्राफ बनाना है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो अगर मैं बात करूं जैसे ए और बी एटम, ए और बी एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, AB मॉलिक्यूल बनाएंगे। इस ए एटम, ये मान लो ए एटम इसका नाभिक और ये दूसरा एटम बी एटम इसका ये नाभिक, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को ही क्या बोला जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है, अंतरनाभिकीय दूरी होती है। इसी को क्या बोला जाता है, बंध लंबाई। इसी को क्या बोला जाता है, बंध लंबाई बोला जाता है। अगर इस एटम में एक की रेडियस r1 मान लेता हूँ, इसकी रेडियस है r2 मान लेता हूँ, त्रिज्या r1 और r2, तो ये क्या है, r इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, बंध लंबाई r। तो यहाँ पे ग्राफ किसके बीच बना रहे हैं, एनर्जी और r के बीच अपन ग्राफ देख रहे हैं। तो देखना ध्यान से, अपने को क्या करना है, ए और बी एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, केमिकल बॉन्ड। मैंने कहा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही टाइप के यहाँ पे क्या होंगे, फैक्टर काम करेंगे। तो देखना, ये अपना क्या है, 0 कोऑर्डिनेट, मेन पॉइंट ये है। अगर यहाँ पे बात की जाए एटम ए और बी दोनों की, मैं अगर यहाँ से बात करूँ, ये एटम क्या है, ए, इस एटम का ये क्या है, नाभिक, इस एटम के चारों ओर ये क्या है, सेल, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ इससे एक्सिस पर दूसरा एटम, ये एटम बी है, ये इसका नाभिक, ये सेल हो गया, नाभिक के चारों ओर सेल, इसमें उपस्थित है ये इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के बीच क्या बनना है, बॉन्ड बनना है। इन दोनों के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। इसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। मैंने कहा दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो क्या कहलाती है, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। अब देखना किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। एनर्जी की अगर बात की जाए तो एनर्जी दो तरीके से बोली जाती है। या तो एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा था एनर्जी कैसी काम में लेनी है, नेगेटिव काम में लेनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंध निर्माण के दौरान एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव होगी, एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन है, एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने से बॉन्ड का फॉर्मेशन बना होगा। तो जितनी ज्यादा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी पर ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, और एब्जॉर्ब एनर्जी पर बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा
कम स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं, तो देखना एनर्जी की मैं यहाँ पे बात करूँ, एनर्जी क्या हो सकती है, पॉजिटिव। जीरो कोऑर्डिनेट से ये क्या होगी, एनर्जी पॉजिटिव होगी, और जीरो कोऑर्डिनेट से नीचे ये एनर्जी कैसी है, नेगेटिव होगी। ये एनर्जी कैसी, पॉजिटिव, ये एनर्जी कैसी, नेगेटिव एनर्जी। अब देखना बॉन्ड का फॉर्मेशन के दौरान क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, देखिएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। अब अगर बात की जाए जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे इस तरीके का ग्राफ बोला जाता है। ग्राफ किस तरीके का आता है, देखिएगा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ग्राफ इस तरीके का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिएगा ये पॉइंट किसी एटम के लिए अगर बात की जाए, इन दोनों के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं P, पॉइंट P मान लेता हूँ। इस पॉइंट P के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए, ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। A और B मॉलिक्यूल की अपन बात करें, A और D कोई किसी भी तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल काम में ले लो, अपन ने क्या लिया है, A और B परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, AB मॉलिक्यूल। इनके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कैसे लगेगा देखना, इस पॉइंट के थ्रू ध्यान से देखिएगा, जब भी रिपल्सन लगेगा, जब भी रिपल्सन, तो इस एनर्जी को देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इस एनर्जी के बेस पे आधार तो जाऊं तो एनर्जी यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी, वहाँ पे एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव, वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल दो एटम्स के बीच जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उसके बीच बॉन्ड उतना ही स्टेबल बनेगा। स्टेबल होने का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ पे उतना ही ज़्यादा हुआ हो। तो एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा और आकर्षण उतना ही ज़्यादा। तो यहाँ पे आकर्षण ज़्यादा है। अगर इस पॉइंट की अगर बात की जाए, इस पॉइंट से यहाँ तक इस तरीके से एनर्जी देखना, एनर्जी यहाँ से यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है। एनर्जी देखो पहले नेगेटिव, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चलो, एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे जीरो हो गई, यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, इसका मतलब एनर्जी पॉजिटिव होती जा रही है। एनर्जी पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट से लेके इस यहाँ तक, इसके मैं बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता है। प्रतिकर्षण बढ़ने का मतलब दो परमाणुओं के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉन्ड को फॉर्मेशन कराने के लिए, उस बंध निर्माण के लिए एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ता है जिसके कारण एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रही है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन प्रतिकर्षण क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अब देखिएगा इसकी अगर मैं बात करूँ, इस P पॉइंट से इसके लिए बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ेगा और यहाँ पे क्या बोला जाता है, आकर्षण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिएगा आकर्षण बढ़ेगा, यहाँ पे आकर्षण क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या है, देखिए अट्रैक्शन बढ़ने का कारण है ये एनर्जी। देखिए यहाँ से ये एनर्जी पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा, जिसमें एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव। इस लाइन के ऊपर क्रॉस इसको नहीं करवा रहे, क्योंकि एनर्जी जब पॉजिटिव हो जाएगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम होने से इसका मतलब वहाँ पे रिपल्सन बढ़ जाएगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी, जिस तरीके से इस ग्राफ के लिए हुआ। तो इस ग्राफ को इस लाइन के नीचे ही रखेंगे, इसका मतलब एनर्जी को क्या रखेंगे, नेगेटिव। जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव होगी उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि रिलीज्ड एनर्जी या उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ेगा, देखना आकर्षण जैसे जैसे बढ़ रहा है, आकर्षण जैसे जैसे बढ़ेगा, इस ग्राफ के लिए आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि एनर्जी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी होना अच्छी बात है क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। आकर्षण जितना ज्यादा होगा AB के बीच आकर्षण ज्यादा, तो बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एनर्जी इजीली क्या होगी, बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, नेगेटिव होगी, इसका मतलब एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आकर्षण बढ़ता है और यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण। इन दोनों के बीच यहाँ तो आकर्षण बढ़ेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जिस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं।
आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या हो जाएंगे, बराबर। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो जाए उस पॉइंट पर क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बताया था डायग्राम में, मैंने कहा था नाभिक और नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, आकर्षण। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैंने किया कि ए बी मॉलिक्यूल के बीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पर ए और बी के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डेल्टा एच कैसी हुई, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव, डेल्टा एच भी कैसी नेगेटिव। रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों ही इंक्लूड होते हैं। कैसे होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। जब इस पॉइंट पर आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये आकर्षण बढ़ रहा है, इधर आकर्षण बढ़ रहा है, इधर प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, तब दोनों इस पॉइंट पर बराबर हो जाएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने से डेल्टा एच कैसी नेगेटिव, इसका मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पी को मैं कह सकता हूँ पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, पॉइंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वो पॉइंट है जिस पर बंध का निर्माण हो जाएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, नोट कर लो इसको। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान, ये जो एनर्जी है इस जीरो से लेके जितनी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव होगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। उस सिस्टम की एनर्जी बोल दो या क्या बोल दो, बॉन्ड एनर्जी बोल दो। ये जो एनर्जी है ये क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। तो ये जो इतनी एनर्जी है ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी है, बंध ऊर्जा है। इसका मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान सिस्टम की जितनी ज़्यादा एनर्जी काम मिली है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी बची है वो क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी, जो कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है। वो निकलने वाली ऊर्जा ज़्यादा है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये जो एनर्जी होगी क्या, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। इसका मतलब ये ग्राफ जितना ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, ये ग्राफ जितना ज़्यादा नीचे होगा उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, निकलने वाली ऊर्जा ही क्या होती है, नेगेटिव साइन होता है। तो ये ग्राफ जितना ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब एनर्जी क्या है, नेगेटिव। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। नोट कर लें इसको। चलिए इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना, दिमाग लगाना थोड़ा। इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन सोल्व करना आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, बताना है रिलेटिव स्टेबिलिटी, आप लोगों को बताना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दे रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन, ग्राफिकली क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ, ये सी बोल देता हूँ। ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, ये सी मॉलिक्यूल। ग्राफ किसके बीच, आर और एनर्जी के बीच क्या है, ग्राफ दे रखा है। आप लोगों को बताना है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ए बी सी में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम है। दिमाग लगाओ थोड़ा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ए बी सी में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। चलो मैं बता देता हूँ। ए और बी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एनर्जी मैंने कहा था 0 पॉइंट से ऊपर की एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव। ये एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। जितनी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव होगी, कोई ग्राफ जितना ज़्यादा नीचे से जाएगा, जितना ज़्यादा ग्राफ नीचे होगा, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी कैसी, नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा हुआ है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का उत्सर्जन
उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। डेल्टा एच कैसी आती है, नेगेटिव, ऊर्जा कैसी होगी, नेगेटिव। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब स्टेबल बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, जब एनर्जी कैसी, नेगेटिव, डेल्टा एच कैसी, नेगेटिव। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये 0 से जितनी ज्यादा नेगेटिव का, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये वैल्यू 0 पॉइंट से यहाँ से वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा वैल्यू जिस ग्राफ के लिए, जितनी ज्यादा वैल्यू इस ग्राफ के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं, देखना कंपेरेटिवली बात करूं तो ये यहाँ पे इसकी एनर्जी ये होगी इस ग्राफ के लिए। इस पॉइंट पर आप लोगों को पता है इस पॉइंट पर क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। इस बॉन्ड पर चेक कर लें, इस पॉइंट पर चेक कर लें कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो एनर्जी किस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी को चेक कर लेना। एनर्जी किसकी ज़्यादा, नेगेटिव होगी, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी इस पॉइंट के लिए। तो ये किसके लिए ग्राफ है, सी के लिए। ये किसके लिए ग्राफ, सी, और ये बी के लिए। इसका मतलब स्टेबिलिटी इनकी दोनों की ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली ए के, क्योंकि ये ग्राफ तो एनर्जी कैसी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या इंक्लूड हो रहा है, इस ग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रतिकर्षण लग रहा है। इस ग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब ये स्टेबल फॉर्म नहीं है। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण में सिर्फ एक चीज अगर इंक्लूड हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे स्टेबल बॉन्ड नहीं बना। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है कंपेरेटिवली बी एंड सी के। तो बी और सी, इसमें प्रतिकर्षण भी है और आकर्षण भी है, दोनों हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली ए की। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। अब बात आती है बी और सी। मैंने कहा कोई ग्राफ जितना ज्यादा नीचे से जाएगा इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव होने का ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा। तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ने से इस ग्राफ के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पे कह सकते हैं सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, और ए की स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये ग्राफिकली बॉन्ड के फॉर्मेशन के आधार पर अपने बताया रेलेवेंट सिस्टम की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा और किसकी कम। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा कि एनर्जी चेक कर ले, एनर्जी नेगेटिव जितनी ज्यादा होगी उस ग्राफ के लिए वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हुआ होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन ज्यादा होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके मैंने समझा दिया, नोट कर लें इसको। चलिए, तो ये तो जनरली बात होगी कि जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। एक तो कारण क्या हो गया कि ऊर्जा का जितना ज्यादा उत्सर्जन होगा उस सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब ऊर्जा को तो न्यूनतम करना और उसकी स्टेबिलिटी को अधिकतम करना, ये इसका कारण होता है। इस तरीके के ग्राफ के लिए ऊर्जा सिस्टम की जितनी ज्यादा कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कारण क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन का हम अगर कारण बताऊं, दो कारण दिए जाते हैं बंध निर्माण के कारण। बंध निर्माण क्यों होता है, इसका कारण क्या है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। बंध निर्माण का कारण, बंध निर्माण क्यों होता है, इसका कारण, रीजन ऑफ ए बॉन्ड फॉर्मेशन। एक तो कारण बताया जाता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम। एनर्जी किसी सिस्टम की अगर कम है, एनर्जी क्या है, किसी सिस्टम की कम है, एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई कारण पूछ ले कि बंध निर्माण क्यों होता है, तो क्या बताना है, एनर्जी, उस सिस्टम की एनर्जी को कम करना होता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कारण पूछ ले तो क्या बताना है, अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करना। अदर कारण पूछ ले तो ऑक्टेट
ऑक्टेट क्या होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन है होगा, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बंध निर्माण के दो कारण बताए जाते हैं, उस एनर्जी को कम करना, पोटेंशियल एनर्जी को, और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाना। सेकंड कारण क्या दिया जाता है, अष्टक पूर्ण करना। अष्टक पूर्ण करने का मतलब ऑक्टेट क्या होना चाहिए, उस सिस्टम का कंप्लीट होना चाहिए, तभी क्या होगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब बात आती है ऑक्टेट क्या होता है, ये अपन पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल में। ऑक्टेट रूल क्या होता है इसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑक्टेट रूल किसके द्वारा दिया गया था, कोसेल के द्वारा दिया गया था। इसकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट चेक किया जाता है कि उसके संयोजी पाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कितनी होनी चाहिए, अगर 8 हो रहे हैं इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, उतनी ही ज्यादा है। तो इसके अपन चर्चा कर लेंगे कि ऑक्टेट कैसे देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले आप इसको नोट करें कि बंध निर्माण के लिए दो कारण बताए जाते हैं, एनर्जी कम और ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अष्टक पूर्ण होना चाहिए, तभी बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल बनेगा। अगर अष्टक पूर्ण नहीं है इसका मतलब वो क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा। इसकी अपन चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो बेसिक इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्डिंग का, वो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। इसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए तो जरूर बताना, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।